हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडिया और फ्रांस के बारे में। इंडिया और फ्रांस के कैसे रिलेशन है, क्या इनके रिलेशन की हिस्ट्री रही है और करंटली इनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक लाइन को इस आर्टिकल की मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताते चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना और एक बार मेरे से पढ़ने के बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जिसको मैं पिन करके रखूँगा। ठीक है, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। इंडिया, फ्रांस एंड व्हाट कीप्स देयर टाइज टिकिंग। इंडिया और फ्रांस और ऐसी क्या चीज़ है जो उनके जो रिलेशन है, जो उनके टाइज़ है, उसको ठीक रखती है, मतलब उसको फिल करके रखती है, टिक करके रखती है। ऐसी क्या चीज़ है, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल के अंदर में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? In 1998, इंडिया पुट फ्रांस इन व्हाट शुड हैव बीन ए टफ स्पॉट। 1998 में क्या हुआ था? इंडिया ने फ्रांस को एक टफ स्पॉट के अंदर जो है वो लाने की कोशिश की थी, जिसको मतलब एक टफ सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। जस्ट ए फ्यू मंथ आफ्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्स चिराक had been the chief guest at the Republic Day parade in Delhi, and Prime Minister I.K. Gujral signed India's first ever strategic partnership agreement with him। तो इंडिया ने 1998 में फ्रांस को जो है एक टफ़ पोजीशन में लाया था। वो पोजीशन क्या थी उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कुछ महीने हुए उसके बाद जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे वो चीफ गेस्ट बन के इंडिया में आए जब रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक डे परेड थी दिल्ली में, और हमारे जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल, उन्होंने इंडिया के साथ फर्स्ट एवर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था। न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अनाउंस दैट न्यूक्लियर टेस्ट हैड बीन कंडक्टेड इन पोखरान इन मई। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्होंने अनाउंस किया था कि जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट होगा पोखरान में मई में। इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रेंच डिप्लोमेट्स जॉइंड द फी 5 कंट्रीज इन कंडेमनिंग द टेस्ट। लेकिन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थी, जो वहाँ के जो फ्रेंच डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने जो P5 कंट्रीज़ इसको इस टेस्ट को कंडेम कर रही थी, मतलब इसकी निंदा कर रही थी। कंडेमनिंग का मतलब होता है निंदा करना। फ्रांस ने भी उसको ज्वाइन कर लिया P5 ग्रुप को, जो न्यूक्लियर टेस्ट की निंदा कर रही थी कि इंडिया को न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए, बट डिड नॉट ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट्स लेड मूव टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इंडिया। लेकिन फ्रांस ने उस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम कर रहा था इंडिया के ऊपर, और जिसको यूएस ने जो है वो लीड किया था जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यूएस ने एक ऐसी मूवमेंट लाई थी जिसके अंदर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही थी, लेकिन फ्रांस ने उसको ज्वाइन नहीं किया। हालांकि फ्रांस ने एक P5 ग्रुप को ज्वाइन किया जो कि कंडेम कर रहा था, निंदा कर रहा था इंडिया के, जो इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। नॉर डिड फ्रांस स्क्रैप द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और ना ही उसने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया था इंडिया के साथ, ना ही फ्रांस ने उसको स्क्रैप किया था, मतलब ख़त्म किया था। द फिलॉसफी बिहाइंड द रिलेशनशिप, जो इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उसका मतलब क्या है। थ्रू आउट देयर रिलेशनशिप न्यू दिल्ली एंड पेरिस हैव बिल्ट ए ट्रेडिशन ऑफ ज्वाइनिंग ईच अदर्स नेशनल डे परेड्स। चिराग हिमसेल्फ वॉज गेस्ट एट द रिपब्लिक डे ट्वाइस। हिज फर्स्ट अपेयरेंस वॉज इन 1976। उसके बाद एस्टेइंग 1918, निकोलस सार्कोजी and Francois have been the guests since Prime Minister Manmohan Singh and now Prime Minister Narendra Modi were invited to the Bastille Day Parade। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ना एक ट्रेडिशन है, मतलब एक परंपरा है कि रिपब्लिक डे के ऊपर ये एक दूसरे की कंट्रीज़ में गेस्ट बन के जाते हैं। तो ये परंपरा बहुत पहले से ही चल रही आ रही है। 1976 में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद 1980, 2008, 2060 में भी ये एक दूसरे की कंट्रीज़ में गेस्ट बन के आए, और मनमोहन सिंह भी 2009 में, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको भी वेस्टाइल डे परेड में बुलाया गया था फ्रांस के द्वारा। वाइल द परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट ऑफन अवर शैडोज द आउटकम ऑफ एनी ऑफ दिस बिग विजिट्स। लेकिन जो हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ करते हैं फ्रांस से,
वो इन सारी चीज़ों को ओवरशैडो कर देती है। ओवरशैडो का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को कवर कर देना, मतलब अगर कोई बड़ी चीज़ हो रही है तो उसको ओवरशैडो कर देना, ठीक है। तो ये जो बिग विजिट्स होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, तो जब हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस से खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस छिप जाती हैं इसके बीच में। इट इज़ द अंडरलाइंग फिलॉसफी ऑफ देयर एंगेजमेंट दैट propels इंडिया एंड फ्रांस टाइज टूवर्ड्स फॉरवर्ड। तो एक मतलब फ़िलॉसफ़ी है इन दोनों की एंगेजमेंट में, मतलब एक इनका अच्छा रिलेशन बना हुआ है जो कि प्रोपल करता है। प्रोपल का मतलब होता है प्रेरित करना किसी चीज़ को, जो कि हमें मतलब थोड़ा सा हमें एनर्जी देता है और फ्रांस और इंडिया के जो रिलेशन है उनको आगे बढ़ाता है, फॉरवर्ड बढ़ाता है। बोथ कंट्रीज़ हैव हेल्ड ऑन दी थ्री पिलर्स इन दी रिलेशनशिप। दोनों कंट्रीज़ जो है ना वो तीन पिलर्स, तीन स्तंभों के ऊपर टिकी हुई हैं अपने रिलेशनशिप में। नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स है उनमें इंटरफेयर नहीं करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है। स्टेडफास्ट बिलीव इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज एक्सप्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट चार्ल्स डी ग्यूले एंड नॉन अलाइनमेंट एज एक्सप्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों के रिलेशनशिप में एक बिलीफ है, एक विश्वास है और एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी होती है मतलब अपनी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट को ये सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट चार्ल्स ने बोला था। और नॉन अलाइनमेंट जो कि जवाहरलाल नेहरू जिस पे बिलीव करते थे, जो मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी कोल्ड वार के टाइम, जब आधी कंट्रीज़ जो है वो रशिया को सपोर्ट कर रही थी, यूएसएसआर को, और आधी कंट्री अमेरिका को सपोर्ट कर रही थी। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसको अपनाया था और दोनों कंट्रीज़ जो है वो इस पर बिलीव करती हैं एंड ए रिफ्यूज़ल टू पुल दी अदर इनटू इट्स ओन कोएलिशंस एंड अलायंस। और दोनों कंट्रीज़ रिफ्यूज़ करती हैं, मना करती हैं कि एक दूसरे के जो कोएलिशंस हैं, जो गठबंधन है, हम एक दूसरे को उसमें पुल नहीं करेंगे। हम नहीं बोलेंगे कि आप भी इस गठबंधन में आ जाओ। The awkwardness in 1998, after all, would have been nothing in comparison to Chirag's visit to India in 1976। तो जब awkwardness मतलब जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो फ्रांस भी जो है वो उन कंट्रीज़ में शामिल हो गई जिन्होंने इंडिया की निंदा की थी, जो P5 ग्रुप था जिसमें यूएस भी शामिल था और भी यूरोपियन कंट्रीज़ शामिल थी। तो जो awkwardness हुई 1998 में वो कुछ भी नहीं थी। जब अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे जो चिराग का विजिट हुआ था इंडिया में 1976 में, नॉट 6 मंथ बिफोर दैट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड डिक्लेयर द इमरजेंसी। उसके कुछ ही दिनों पहले जो है जो हमारी इंदिरा गांधी जी है उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी एंड सस्पेंडेड फ्रीडम्स इन ए मूव दैट वाज क्रिटिसाइज्ड अक्रॉस दी वर्ल्ड। और उन्होंने फ्रीडम को भी लोगों के जो है वो सस्पेंड कर दिया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। बट चिराग हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस सा नो रीज़न टू कैंसिल हिज विजिट। लेकिन फिर भी उस टाइम पे जो हमारे फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऐसा कोई भी रीज़न नहीं पाया कि जिसके कारण उनका जो विज़िट है वो कैंसिल कर दें। हालांकि पूरा वर्ल्ड जो है वो उस टाइम पे इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा था जब इंडिया ने इमरजेंसी लगाई थी। इन दिसंबर 1975 फ्रांस हैड होस्टेड द पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 1975 में फ्रांस ने एक कॉन्फ्रेंस को होल्ड किया जो कि कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, दैट लुक्ड एट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज दैट रोज फ्रॉम यूएस अरब टेंशंस ओवर द योम किपुर वॉर। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसको पेरिस कॉन्फ्रेंस बोला गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे, ये किसको देखने के लिए बनी थी? ये उन चीज़ों को देखने के लिए बड़ी थी जो इम्पैक्ट है ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस हो रहे थे उस टाइम पे जो, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा था डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर, जो कि यूएस अरब के बीच में जो टेंशन्स चल रही थी, योम किपुर वॉर चल रहा था, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था पूरे वर्ल्ड में, इसके ऊपर जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडिया वाज वन ऑफ फ्यू इन्वाइटीज़ टू दी प्रिपरेटरी कमेटी। इंडिया भी उन कंट्रीज़ में शामिल थी जिनको इनवाइट किया गया था कि वो प्रिपरेटरी कंट्री के रूप में कि वो प्रिपेयर करेगी कि कॉन्फ्रेंस में क्या बोलना है। When Chirac was in Delhi in January, he praised India's role in bringing disparate global positions together। जब चिराग दिल्ली में आए, जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस किया, इंडिया की तारीफ़ की कि इंडिया ने एक अच्छा रोल प्ले किया जो डिस्पैरेट मतलब जो डिफरेंट ग्लोबल पोजीशंस हैं उनको एक साथ लाने में, डिफरेंट कंट्रीज़ को एक साथ लाने में। स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिफेंस वर इवन दैन दी कॉर्नर स्टोन ऑफ द रिलेशनशिप। कॉर्नर स्टोन होता है मुख्य केंद्र। तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियर एनर्जी डील्स हैं, जो डिफेंस हैं, वो मेन रिलेशन थे, कॉर्नर स्टोन थे इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप में। इन 2006 चिराग रिटर्न टू दिल्ली। 2006 में चिराग जो है वो दिल्ली में आ गए टू ले द स्टेज फॉर द सिविल न्यूक्लियर डील, ताकि वो एक स्टेज सेट करें इंडिया और के बीच, फ्रांस के बीच में एक न्यूक्लियर डील के लिए। When India won its waiver at the nuclear supplier group in 2008, waiver का मतलब होता है
मतलब थोड़ी सी छूट मिलना, एग्जम्पशन मिलना। जब इंडिया को जो है ना एक वेवर मिला, एक छूट मिली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में 2008 में, इट वाज फ्रांस, इट हैड डन मच ऑफ द हैवी लिफ्टिंग फॉर दी वेवर। फ्रांस का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब इंडिया को थोड़ी सी रियायत बढ़ती गई, जो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगी थी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, वेवर का मतलब होता है किसी तरह की छूट मिलना, तो उसमें फ्रांस का बहुत ज़्यादा रोल था। उसने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया इंडिया को, एंड नॉट दी यूएस, यूएस का उसमें कम रोल था। दैट इंडिया साइंस इज फर्स्ट न्यूक्लियर डील विद, और दैट इंडिया साइंड इट्स फर्स्ट सिविल न्यूक्लियर डील विद, और उसके बाद इंडिया ने जो है अपनी फर्स्ट एवर न्यूक्लियर डील जो है वो साइन की। राइटिंग अबाउट हिज डिसीजन इन दी मेमोर्स, चिराग हु कन्फेस्ड ए यूथफुल लव एंड पैशन फॉर इंडिया। तो इस चीज़ को जो है ना अपने डिसीजन के बारे में उन्होंने बताया था, और एक यूथफुल लव एंड पैशन भेजा था इंडिया के लिए, एंड ए टीनेज अटेम्प्ट एट लर्निंग संस्कृत। सेड दैट फॉर हिम द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज ए मीन्स ऑफ एस्टेब्लिश द प्राइमरी रोल दैट इंडिया बाय ए रीजन ऑफ इट्स हिस्ट्री। तो उन्होंने बोला था कि उसके लिए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो एक जरिया है, एक मीन्स है कि वो एक प्राइमरी जो है ना एक मतलब एस्टेब्लिश करें एक प्राइमरी रोल, जो कि इंडिया by reason of its history, democratic choices, attachment to secularism, coexistence of different people, languages and cultures, was called on to play in the aim of creating a more equally balanced world। ताकि इंडिया जो है ना उस रोल को प्ले कर सके जो वो रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस के, कल्चर के, तो इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है बैलेंस करने को पूरे वर्ल्ड में। मिस्टर चिराग ने ये कहा था। मिस्टर मोदीज विजिट टू पेरिस लास्ट वीक सॉ मैनी ऑफ द सेम शेड्स ऑफ द पार्टनरशिप। जब मिस्टर मोदी ने लास्ट जो वीक हुआ उसमें विज़िट किया तो इस तरह की बहुत सारी हमने शेड्स देखी इस पार्टनरशिप्स की। इंडियाज़ फॉरेन सेक्रेटरी बिने क्वात्रा पॉइंटेड आउट दैट डिस्पाइट द ड्रामेटिक विजुअल्स ऑफ वायलेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस फ्रांस लास्ट मंथ ओवर द मिस ट्रीटमेंट ऑफ इमिग्रेंट कम्युनिटीज़, मिस्टर मोदी हैड नॉट हेजिटेटेड इवन वंस इन प्लानिंग हिज विजिट। हालांकि क्या हुआ था, इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं बिने क्वात्रा, उन्होंने पॉइंट आउट किया था जो ड्रामेटिक जो है वो वायलेंट हुआ था, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है, पूरे फ्रांस में पिछले महीने की, जो वहाँ की जो इमाइग्रेंट है जो दूसरी कंट्री से आते हैं उनके साथ मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, इस तरह के इस चीज़ को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए थे। लेकिन फिर भी मिस्टर मोदी ने बिल्कुल भी मतलब हेजिटेट नहीं किया, बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि मैं वहाँ पे अपना हमारा जो प्लान है उसको मैं कैंसिल कर दूंगा। नाइदर डिड फ्रांस ब्रिंग अप द यूरोपियन पार्लियामेंट्स क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया ओवर द वायलेंस इन मणिपुर। ना ही फ्रांस ने उस चीज़ के बारे में बात की जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो मणिपुर में वायलेंस हो रहा है, जो कि यूरोप में इस चीज़ का क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन फ्रांस ने इस बारे में कोई भी बात नहीं की। नॉर एलिगेशंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस, तो किसी भी चीज़ की उन्होंने वायलेंस बात नहीं की। इंटॉलरेंस टूवर्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड कर्विंग सिविल सोसाइटी फ्रीडम्स, जो इंडिया पे जो आरोप लगाए जाते हैं कि वहाँ पे जो है ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, वहाँ पे इंटॉलरेंस है मिनॉरिटीज़ की तरफ, और वहाँ पे सिविल सोशल फ्रीडम को कर्व किया जाता है, मतलब रोका जाता है। दोस वर रेफर टू इन दी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट एट दी plenary session in Strasbourg during the July 10-13 and on the day Mr. Modi landed in France। तो यूरोप की जो पार्लियामेंट है ना उसमें इसके बहुत ज़्यादा सेशन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन फिर भी फ्रांस ने इसके बारे में कोई भी बात जो है वो नहीं की। अब हम लोग यूक्रेन वार के ऊपर बात करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है। On a major geopolitical stage, this combination of non-interference and not alliances play into France's approach towards the Narendra Modi government position on the war in Ukraine। तो एक मेजर जियोपॉलिटिकल स्टेज में ये जो कम्बिनेशन है कि दोनों कंट्रीज़ ना तो एक दूसरे के पर्सनल मामलों में इंटरफेरेंस करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस का वो मतलब सोच रखते हैं, ना ही नॉन अलायंस की बात करते हैं, ये एक मतलब प्लेस इनटू फ्रांस अप्रोच टूवर्ड्स दी नरेंद्र मोदी। ये हमें एक फ्रांस की अप्रोच बताती है कि नरेंद्र मोदी के प्रति ऑन दी वॉर इन यूक्रेन, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ किसी भी मामले में जो है वो इंटरफेयर नहीं करती हैं, उन्होंने नॉन इंटरफेरेंस और नॉन अलायंसेस की जो है वो पार्टनरशिप जो है वो रखी हुई है। इन मार्च 2022, ए मंथ इनटू दिस वॉर, फ्रांस co-authorized a UN Security Council resolution with Mexico that sought to ensure unhindered humanitarian aid to be allowed inside the conflict zone। तो जब एक महीना हुआ था इस वार की शुरुआत को, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलके फ्रांस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका मकसद था लोगों को मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना, मतलब हेल्प पहुंचाना, और जो भी कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। 2 rounds of negotiations followed with hopes in particular of winning our countries such as India considering the humanitarian issue। इसको लेके 2 तरह की बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुई।
इस होप में कि होप्स इन पर्टिकुलर ऑफ बिनिंग अवर कंट्रीज सच एज इंडिया, ताकि इंडिया के साथ जो है इस पे ऊपर बात की जाए, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए। द रेजोल्यूशन वॉज इवेंचुअली ब्रॉट टू UN जनरल असेंबली व्हेन दैट एफर्ट फेल्ड। लेकिन उसके बाद इस रेजोल्यूशन को जो है वो UN के साथ UN के मतलब UN में भेजा गया। जब ये पूरी प्लानिंग फेल हो गई, इंडिया को वो अपने साथ नहीं ला पाए। बट नो वर्ड ऑफ डिसअपॉइंटेड वॉज एक्सप्रेस्ड बाय पेरिस। देखो, पेरिस ने जो है वो एक UN के साथ मिलके एक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए हेल्प की बात की, लेकिन इंडिया ने जो है इसको मतलब कोई तजब्बुर मतलब सॉरी कोई भी जो है भाव नहीं दिया। इंडिया ने इसके ऊपर कोई सहमति नहीं जताई। उसके बाद ये मुद्दा UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी चला गया, लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के खिलाफ कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाई। वैन इंडिया एब्सटेन दियर, जब इंडिया वहाँ पे मौजूद नहीं था, इंडिया ने उसको मिस कर दिया। एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। थ्रू दी वॉर प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रॉन ओन स्टैंड हैज़ बीन मोर कॉम्प्लेक्स दैन ऑफ द अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। जब ये वॉर हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, तो जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के मैक्रॉन, उनके जो अपने स्टैंड्स हैं, मतलब उनका जो अपना व्यू है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम लोग बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करेंगे। इवन रिस्किंग रेडिक्यूल ओवर दी 7 to 8 एक्सटेंडेड कॉल्स ही मेड टू रशियन प्रेसिडेंट पुतिन एंड ए विजिट टू मॉस्को इन अटेम्प्ट टू टॉक मिस्टर पुतिन आउट ऑफ द वॉर। उन्होंने इवन रिस्किंग रेडिक्यूल, रेडिक्यूल का मतलब होता है किसी को गलत बोलना, ठीक है। उन्होंने लगभग 7 से 8 एक्सटेंडेड कॉल्स की रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को और मॉस्को में विजिट किया ताकि वो बात कर सके पुतिन के साथ वार के ऊपर। मोर रिसेंटली मिस्टर मैक्रॉन सजेस्टेड दैट ही वुड ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका फॉर द ब्रिक्स समिट इन अगस्त। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला है फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो साउथ अफ्रीका में जाएंगे ब्रिक्स समिट में अगस्त में, इफ़ इनवाइटेड, अगर उनको इनवाइट किया गया, टू मेक हिज केस देयर, वहाँ पे वो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग सम ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ विद विच दे व्यू द वर्ल्ड, न्यू दिल्ली डिड नॉट हैव डिफरेंसेस विद फ्रांस। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से दुनिया को देखती हैं, लेकिन फिर भी इंडिया और फ्रांस के कोई डिफरेंसेस नहीं हैं। और चाहे वो मैक्रॉन जो है वो चाइना में विज़िट करने गए थे पिछले साल, तब भी इंडिया को कोई इशू नहीं था। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी दैट यूरोप कैन नॉट बी ए वैसल स्टेट टू द US ऑन इट्स चाइना पॉलिसी। कि जो यूरोप है ना वो एक वैसल स्टेट नहीं है, मतलब वो वैसा काम नहीं करेगा जैसे US बोलेगी, ठीक है। उसकी जो चाइना की तरफ पॉलिसीज़ होंगी वो उसके अपने हिसाब से होंगी। अब हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बात करेंगे। इन दी स्ट्रैटेजिक स्फीयर फ्रांस अनाउंस पब्लिकली दैट इट डिसअप्रूव्ड ऑफ नॉर्थ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो प्लस पार्टनरशिप प्लान्स। तो अगर हम लोग नाटो के ऊपर बात करें तो फ्रांस ने सीधे सीधे अनाउंस किया था कि वो डिसअप्रूव करता है जो नाटो का जो प्लस पार्टनरशिप प्लान है, दैट वुड सी दी ट्रांस अटलांटिक अलायंस बट डायरेक्ट टाइज विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया, जो कि बात करता है कि वो इन कंट्रीज़ को भी शामिल करेगा उसमें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया। सॉरी, न्यू दिल्ली हैड ऑलरेडी रिजेक्ट द प्लान। न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने ऑलरेडी इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, ये जो प्लस प्लान बना है नाटो को लेके। एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैज सेड दैट नाटो इज़ नॉट ए टेम्पलेट दैट अप्लाइज टू इंडिया, कि नाटो कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं है, मतलब एक कोई ऐसा सैम्पल नहीं है जो इंडिया को अप्लाई हो, इंडिया के लिए सही हो। एज ए रिजल्ट, डिस्पाइट ए पुश फ्रॉम सेवर कंट्रीज, द नाटो समिट इन विलियनस दिस मंथ ड्रॉप्ड ए मेंशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो मतलब हालांकि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस मामले में पुश किया कि नाटो प्लस बनना चाहिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह को शामिल करना चाहिए, लेकिन जो नाटो समिट होना था विलियनस में, जिसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी थी, उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। द इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन द इंडो पैसिफिक रिलीज लास्ट वीक फर्दर क्लैरिफाइज दैट नाइदर साइड इज़ अटेम्प्टिंग टू पुल द अदर इनटू द अदर रीजनल मिलिट्री कोएलिशन। तो जो पिछले मतलब लास्ट वीक में इंडिया और फ्रांस का रोड मैप बना इंडो पैसिफिक को लेके, उसने क्लैरिफाई कर दिया कि कोई भी साइड जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर रही है एक दूसरे के रीजनल मिलिट्री कोएलिशन में घुसने की। फ्रांस वाज कूल टू प्लान फॉर क्वाड प्लस कोएलिशन। फ्रांस जो है इस चीज़ के ऊपर भी कूल है जो क्वाड प्लस का प्लान बन रहा है, जो कि 2020 में फ्लोट हुआ था, विच वर मोर और लेस ड्रॉप्ड आफ्टर द US फ्रांस रिफ्ट ओवर द अक्कस एग्रीमेंट, जिसको जो है वो ड्रॉप कर दिया जब US और फ्रांस के बीच में जो है वो थोड़ी सी लड़ाई हुई ऑकस एग्रीमेंट को लेके, दी US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
फ्रांस इज़ आल्सो दी ओनली कंट्री द इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड जॉइंट पेट्रोल विथ सो फार। फ्रांस सिर्फ एक इकलौती कंट्री है जिसमें इंडिया और मतलब दोनों जो है वो नेवी के ऊपर जो है वो एक्सरसाइजिंग करती हैं। एंड फ्यूचर प्लान्स कुड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फ्रेंच इंटरनेशनल टेरिटरीज इन रीयूनियन। और फ्यूचर में फ्रांस की टेरिटरीज को भी यूज़ किया जा सकता है रीयूनियन के लिए। न्यू कैलिडोनिया एंड फ्रांस पोलिनीसिया सॉरी एंड इवन इंडियाज अंडोमान आइलैंड फॉर पोर्ट कार्ड्स एंड रिकोनियस फाइव बोथ नेवीज ऑन ए बायलैटरल बेसिस। ठीक है, तो फ्यूचर में जो है फ्रांस की इंटरनेशनल टेरिटरी को भी यूज़ किया जा सकता है रीयूनियन के लिए। इंडियाज़ के जो अंडमान आइलैंड हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाइल इंडियाज टाइज विद ईच ऑफ द P5 कंट्रीज़ इज़ यूनिक। इंडिया के जो रिलेशन हैं जितनी भी जो P5 कंट्रीज़ हैं उनके साथ अलग अलग है। सॉरी यार, थोड़ा जुकाम लग गया है। The feature that sets apart the Indian-France relationship is this geopolitical sense value judgment। लेकिन फिर भी जो इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप में मतलब जो फीचर है, जो मेन फीचर है वो ये है जियोपॉलिटिकल सेंस का मतलब होता है कि जियो पॉलिटिक्स को अगर हम छोड़ लें तो उनकी जो वैल्यू जजमेंट है, मतलब वो जो चीज़ों को महत्व देते हैं एक दूसरे की। एंड नो प्रेशर टू अलाइन देयर पोजीशन, और ना ही वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन को मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। अगर जिसको समझ में नहीं आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार इसको जाके खुद से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा काम है आपके लिए चीज़ें आसान करना। जिसने पूरा वीडियो देखा है सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, देखो कोई भी जो है जैसे कुछ बीच में टर्म्स आती है जैसे इंडो पैसिफिक हो गया, तो आपको मैप में जाना है और देखना है कि इंडो पैसिफिक कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद और जो P5 कंट्रीज़ का ग्रुप आता है जिसमें फ्रांस है या फिर US है या फिर यूरोपियन की कुछ कंट्रीज़ हैं, तो आपको देखना है ये P5 कंट्रीज़ का ग्रुप कौन सा है। ठीक है, क्योंकि जो लेक्चर्स है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना है तो आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे P5 कंट्रीज़ कौन सी हैं वो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उसमें चाइना है कि नहीं है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है। और बाकी जो है वो लेक्चर्स को देखते रहना। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।